नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो देखिए, नेपाल की बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क में हो क्या रहा है। यहां पर एक बार फिर से राजशाही को लेकर, राजतंत्र को लेकर इसकी बहाली पर मांग जोर पकड़ रही है। तो राजशाही वर्सेस लोकशाही, कैसे नेपाल द बर्निंग नेपाल बन गया, यह आपको बता रहे। नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर दिया गया है इन मांगों के बीच। कभी भी हो सकती है पूर्व राजा की गिरफ्तारी। नेपाल में राजशाही की लगातार मांग हो रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर हिंसा जारी है। और यह आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र शाह, यह बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में जो लोग हैं, जो मांग उठा रहे राजतंत्र की वापसी की, वो उठ खड़े हुए हैं और इसके बाद हिंसा और बवाल मचा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जो नजरबंद किए गए हैं, खबर यह है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। नेपाल की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। राजतंत्र, राजशाही की मांग को लेकर सड़क पर हिंसा हो रही है। कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। और इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है, हालात किस तरह से खराब हो रहे हैं नेपाल में, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए अंजुना कार्की, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू से जुड़ी हुई है। अंजुना कार्की जी, आपसे समझना चाहूंगा कि हालात क्या है, क्योंकि जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनको नजरबंद करने की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। क्या सिचुएशन है? जो आपने समाचार सुना और जो आपने इंफॉर्मेशन मिला, जो आपका इंफॉर्मेशन मिला, नेपाल में भी ये इंफॉर्मेशन मिला कि अब कैबिनेट का बैठक चल रहा है, नेपाल के मंत्री परिषद का बैठक चल रहा है। और कल भी बैठक था, कल नेपाल में सुरक्षा निकाय का बैठक भी था। अभी भी सुरक्षा निकाय का बैठक नेपाल के समय 6:30 बजे बैठने वाला है। राजा का ज्ञानेंद्र शाह का जो सुरक्षा था, स्वतंत्र एपीएफ का सुरक्षा था। नेपाल में 2 प्रहरी है, एपीएफ, एक जनपद। वो एपीएफ सुरक्षा के घेरा में वो ज्ञानेंद्र शाह नेपाल सरकार ने दिया था, वो सुरक्षा अभी वापस लिया है। और दूसरा चीज क्या है कि वो नजरबंद का कोशिश भी कर रहा है। वो अभी सरकार के तरफ से वो कोई कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का बैठक अंदर चल रहा है और मैं बाहर खड़ा हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि अभी नेपाल में जो हिंदू राज्य और राजशाही के मुद्दा उठाने के बाद नेपाल में ये हरकत कर रहा है, क्योंकि नेपाल के दल के कारण ये सब चीज हो रहा है। नेपाल के दल के कारण लोग फ्रस्ट्रेशन है, जनता फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ के व्यापारी फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ के हर चीज, हर पक्ष फ्रस्ट्रेशन है। जो फ्रस्ट्रेशन के ऊपर कल का आंदोलन था, इससे पहला का आंदोलन था। नेपाल में रोज रोज गरीब के नाम से, पैसा के नाम से क्रिश्चियनिटी फैल रहा है। ये फैलाने में भी दल का कई हाथ है, क्योंकि ये लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब इलेक्शन आता है उसी टाइम में जनता के घर घर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और अंजुना कार्की जी, जो आप बोल रही हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि जो आप बता रहे कि कैबिनेट की, सरकार की जो बैठक है वो चल रही है। सिचुएशन को लेकर क्या करना है, क्या फैसला लेना है, कैसे कंट्रोल करना है, एक तरफ इसको लेकर बैठक और बहुत कुछ सरकार की तरफ से जानकारी को रिलीज नहीं किया जा रहा है। लेकिन पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजुना कार्की जी। और देखिए, नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही को लेकर एक बार फिर से इसे स्थापित करने के लिए कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। लेकिन कल यह आंदोलन अचानक से हिंसक हो उठा। काठमांडू के पूर्वी हिस्से में सुरक्षा कर्मियों और राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इस दौरान एक टीवी कैमरामैन समेत 2 लोगों की मौत हो गई। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ सालों से वहां पर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। इस साल 19 फरवरी को पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने राजशाही बहाली के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और इसके बाद यह जो आंदोलन है वो तेज हो गया है और अब करीब करीब रोजाना नेपाल में राजशाही समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन आज पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद कर दिया गया है। कभी भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, यह खबर भी आ रही है। और एक और बड़ी खबर, हिंसा के बाद नेपाल की सड़कों पर उतरे हैं पूर्व पीएम प्रचंड। हिंसाग्रस्त इलाकों का पुष्प कमल प्रचंड ने दौरा किया है। हिंसा के लिए ओली सरकार को जिम्मेदार बताया है। जो मौजूदा हालात है उसके लिए पूर्व पीएम की तरफ से मौजूदा सरकार को जिम्मेदार बताया गया। पुष्प कमल प्रचंड ने दौरा किया है वो इलाके जहां पर हिंसा हुई है, वहां पर जाकर हालात क्या बन रहे हैं इसको देखा है और समझा है। यो त पहिलो कुरा त सरकार र प्रहरी को राम्रो तयारी देखिएन। यहाँ आक्रमण भयो भनेर
जानकारी गराएपछि पनि झन्डै 40-45 मिनटसम्म सेक्युरिटी फोर्स नदेखिनु यो बडो विडम्बना भन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त सेक्युरिटीको तर्फबाट हिजो हामीले यो स्तरको चाहिँ घटना होला भन्ने सोचिएन भनेर भनिएको छ। तर म पहिलो कुरा त राजधानीको मुटुमा यस्तो तोडफोड विवेकहीन आपराधिक घटना हुँदा सेक्युरिटी टाइममा आउन नसक्नु, यसलाई गम्भीर समीक्षा सरकारले गरोस् र आउने दिनको लागि पूर्ण तयारीमा जाओस्। अर्को जे भइराखेको छ अब एकदम प्रष्ट भएको छ कि यसको पछाडि ज्ञानेन्द्र शाह नै हो र ज्ञानेन्द्र शाहको मानसिकता नै आपराधिक छ भन्ने कुरा इतिहासमा नै देखिएको हो, अहिले पनि देखिएको छ। त्यसकारण यही नै समय हो सरकारले कडा कदम चालोस्, अपराधीहरू सबैलाई। 24 घंटे में 27 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। म्यांमार में भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से 2376 लोग घायल हुए हैं। और ये एरियल शॉट्स आप देखिए, ड्रोन से जो कैप्चर हुआ, तबाही आपको दूर तक नजर आएगी। तो म्यांमार और थाईलैंड में एक झटके में सब कुछ मिट गया, सब कुछ तबाह हो गया। 24 घंटे में 27 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार में भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 2376 लोग घायल हुए। त्रासदी की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, वहां पर हालात क्या है, यह आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। क्या सड़कें, क्या स्कूल, क्या मकान, क्या दुकान, कुदरत के कहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। म्यांमार में बेहद ही शक्तिशाली भूकंप से धरती कांप उठी। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई। वहीं बैंकॉक के स्विमिंग पूल से अब त्रासदी की नई तस्वीरें सामने आई हैं। रूफ टॉप पर बने स्विमिंग पूल का मंजर बेहद खौफनाक है। भूकंप आने के वक्त पूल में कई लोग मौजूद थे। भूकंप आने पर पूल में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कुछ सेकंड के फासले से इन लोगों ने मौत को मात दी। इसी पूल का पानी गिरने का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है। एक झटके में सब कुछ मिट गया, तबाह हो गया। जो सोचा था सब बिखर गया, अरमान आंसू बन गए, सपने मलबों में तब्दील हो गए, जिंदगी मौत में बदल गई और जिंदा लोग अफसाने बन गए। उनका नाम सिर्फ यादों का एक कारवां भर बनकर रह गया। और भूकंप से आई त्रासदी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने म्यांमार में भूकंप से हुई त्रासदी पर संवेदना जताई है। देखिए पूरा अपडेट। पीएम मोदी ने म्यांमार में सेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिनांग से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन वक्त में म्यांमार के साथ खड़ा है। भारत से आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजी जा रही है। कल TV9 के मंच से भी पीएम मोदी ने कुदरती आपदाओं से लड़ने के लिए अपना ग्लोबल विजन बताया था। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, अब टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत से म्यांमार के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी गई है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत का सामान और बचाव दल म्यांमार के 2 शहरों में पहुंच चुका है। और देखिए बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर प्रसिद्ध तेजाजी मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आज भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। जयपुर में वीएचपी और बजरंग दल से जुड़े लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध तेजाजी मंदिर जयपुर के टोंक रोड पर बना है। इसमें कल तोड़फोड़ की गई थी। असामाजिक तत्वों ने मूर्ति भी तोड़ दी थी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने टोंक रोड पर जाम कर दिया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कुछ लोगों को जो बदमाशी कर रहे थे उनको डिटेन किया गया है। जो मैटर है उसका अनुसंधान चल रहा है।
और यहाँ पे पूरी पूर्णतः शांति है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए की गई है, इसलिए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कमिश्नर से बात की। मेरी लगातार कमिश्नर और पुलिस के आला अधिकारियों से बात हो रही थी, वार्ता करने को तैयार थे, समझाइश हम भी चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री के इशारे पे जाट समाज सहित सर्व समाज के जो बच्चे आरएलपी के कार्यकर्ता उन पर लाठीचार्ज किया गया और कई निर्दोष नेताओं को गिरफ्तार करके और वहां से ले गए। ये घटना निंदनीय है। और देखिए बड़ी खबर, नागपुर दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया, कल महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहूंगा, नागपुर में स्मृति मंदिर जाऊंगा। पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट करके ये बताया गया, माधव नेत्रालय सेंटर की आधारशिला को भी रखूंगा। छत्तीसगढ़ में 33,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। दरअसल पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार आरएसएस मुख्यालय जाने वाले हैं। आप देखिए खबर। पीएम मोदी कल गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर का दौरा करेंगे। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संघ मुख्यालय के इर्द गिर्द 4,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां और 1500 से ज्यादा होमगार्ड भी सुरक्षा इंतजाम देख रहे हैं। तो अन्य जिलों से करीब 150 वरिष्ठ अधिकारी भी नागपुर बुलाए गए हैं। आज सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। पीएम कल नागपुर में करीब 5 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री 8:40 पर नागपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से पीएम मोदी सीधे आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 9 बजे स्मृति मंदिर जाएंगे और यहां 9:15 बजे तक रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी केशव आई हॉस्पिटल की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी नागपुर के संघ मुख्यालय का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है। ये कार्यक्रम विचार विमर्श और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए भी अहम है। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, WITT सत्ता सम्मेलन में भगवंत मान ने बुलडोजर एक्शन को सही बताया है। पंजाब में बुलडोजर एक्शन पर बोले हैं सीएम भगवंत मान, सरकार बुलडोजर एक्शन पर फैसला ले सकती है, न्यायपालिका से आदेश आएगा तो देखेंगे। बुलडोजर पंजाब में भी एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो वो पंजाब ने भी अडॉप्ट कर लिया है दूसरे मुख्यमंत्रियों को देख के कि वहां पे वो चल रहा है और बहुत चर्चा है उसकी, तो इस वजह से पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई ऐसा अडॉप्टेशन की बात नहीं है कि देखो, जो नशे के विरुद्ध हमने जो युद्ध शुरू किया है पंजाब में, खास तौर पे चिट्टा बोलते हैं उसको, तो ज़्यादातर वो सरहद पार से ही आता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर उस बंदे ने कितने घर बर्बाद कर दिए नशा बेच बेच के, उस पर एनडीपीएस के केस हैं, और नशा बेच के जो पैसा कमाया उससे उसने बिल्डिंगें खड़ी कर ली अपनी, किसी ने मैरिज पैलेस बना लिया, किसी ने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली। तो वो कानून के मुताबिक जो ड्रग मनी से या करप्शन की मनी से बनी हुई बिल्डिंग है उसको हम डिमोलिश कर सकते हैं, तो चलेगा बुलडोजर। और वहीं TV9 के WITT सत्ता सम्मेलन में चिराग पासवान ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है। 2030 में मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं, विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखने वाले हैं क्या? मैं बिल्कुल लड़ूंगा और मेरी इच्छा लड़ेंगे? मैं बिल्कुल, मेरी इच्छा है। देखिए, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है। मुंबई में मैं रहता था, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, और उस वक्त मैंने जिस तरीके से बिहारियों को वहाँ पे अपमानित होते हुए देखा, मेरे लिए ये बातें चिंता का विषय थी कि क्यों बिहारियों को ही अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में जा रहा हूँ। अनलाइक माय फादर, पापा बहुत क्लियर थे कि उनको केंद्र की राजनीति में रहना है। मैं उतना ही क्लियर हूँ कि मुझे राज्य की राजनीति में रहना है, मुझे बिहार जाना है, और जिस बिहार की छवि मैं अपने मन में रखता हूँ उसको मुझे धरातल पे उतारना है। चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देखेंगे? मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, और मैं उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा, और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। कहने के लिए बड़ी बातें मंच पे बैठ के इंसान बोल दे, उस सोच के साथ नहीं कह रहा। भाई, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ
जहां मैंने निरंतरता में, सत्ता में अपने नेता, अपने पिता को मैंने देखा है, तो किसी पद को पाना या किसी पद पे जाना ये कोई बहुत महत्वाकांक्षाओं में मेरे नहीं है। और टीवी9 सत्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने अमेरिका के टैरिफ वॉर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप घनिष्ठ मित्र हैं। पीयूष गोयल ने यह भी कहा है और तमाम बातें कही हैं, आप देखिए, सुनिए। पर इतना मैं जरूर आपके माध्यम से सबको बता सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों की मित्रता, दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, सद्भावना, दोनों के बीच में जो वर्षों से एक लगातार संबंध रहे हैं, जिस प्रकार से फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, वॉशिंगटन डीसी में बातचीत, चर्चा हुई, भोजन हुआ साथ में, उसी बीच में तय हुआ कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से कोई स्पर्धा में नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। कल ही माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी ने अपनी एक प्रेस वार्ता में कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं। और दक्षिण भारत में हिंदी विवाद पर टीवी9 WITT सम्मेलन में क्या बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, आइए आपको सुनाते हैं। इलेक्शन होने वाला है 6 महीने के बाद। इलेक्शन दृष्टिकोण से इस लैंग्वेज के नाम पर स्टालिन ने, क्योंकि स्टालिन जी ने लगभग 4 साल से सत्ता में है, इस 4 साल में जो वादा किया है, वादा इंप्लीमेंट नहीं किया है। इलेक्शन आया इसलिए परिवार राज, भ्रष्टाचार, लिकर स्कैम के से बचने के लिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, हिंदी के ऊपर आज पत्थर फेंकने के लिए प्रयास करे। इसके नाम पर, एंटी हिंदी के नाम पर तमिलनाडु में वोट लेने के लिए प्रयास करे। तमिलनाडु में हिंदी पिक्चर चलता है, अमिताभ बच्चन का बहुत फैन है, शाहरुख खान का भी फैन है, क्यों हिंदी पिक्चर चलते हैं। अब तमिलनाडु पिक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो पिक्चर डब करके पूरे देश भर में सुनाना चाहते हैं हिंदी में। हिंदी में उनका पिक्चर चलना है, वो लोग तमिल का पिक्चर देखते हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, तमिल के जनता में कोई एंटी हिंदू नहीं है। जो तमिलनाडु में जितने भी डीएम के लीडर्स है, वो CBSE सिलेबस का स्कूल से चलाते हैं, उसमें हिंदी है, फिर क्यों चला रहे हो आप। टीवी9 WITT सत्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राणा सांगा विवाद पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में एक मुद्दा है जो इस वक्त सुर्खियों में है। आप राजस्थान से सांसद हैं, आप वहाँ से राजनीति करते हैं। राणा सांगा पर एक बयान दिया गया जिसको लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। आप उस बयान को कैसे देखते हैं? एकदम गलत बयान था, जिन्होंने भी सपा के सांसद ने बयान दिया है। राणा सांगा एक बहुत ही शूरवीर थे, उन्होंने 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और उनकी वीरता का सभी लोग उस वीरता के प्रति नतमस्तक रहते हैं। मुझे लगता है कि केवल जिस प्रकार के बयान समाजवादी पार्टी के सांसद दे रहे हैं और जिस प्रकार से उन बयानों पे कांग्रेस चुप है, कांग्रेस वाले भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी जो मानसिकता है वो ठीक नहीं है। और इतिहास के जितने भी विषय हैं, इस पर जिनके पास इतिहास का ज्ञान नहीं है वो ना बोले तो अच्छा है। और वहीं टीवी9 कॉन्क्लेव में पहुंचे बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज हिंदुस्तानी दुनिया को चला रहे हैं। ये इन्वायरमेंटलिस्ट को भेज देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, स्कूलों में जो किताबें पढ़ाते हैं वो गलत किताबें पढ़ाते हैं। ये जो भ्रम पैदा, हिंदुस्तान तो एक आप देखें तो 30% GDP दुनिया के हिंदुस्तानी थी। आज दुनिया जो था ट्रेड में सबसे आगे था। यहाँ सारी दुनिया क्यों आई? मुगल आए लूटने के लिए, यहाँ सोना था, चांदी था, वैभव भरा हुआ था, उनको लूटा। अंग्रेज क्यों आए? लूटने के लिए आए, जो भरा हुआ है।
अभी भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रही है। तो अभी जो टाइम आ गया, एंटरप्रेन्योर का टाइम आ गया है। जो भ्रम जो फैलाया है कि खाली खेती से दुनिया नहीं चल सकती है, खेती के साथ में आपको कारोबार, कल कारखाने लगाने ही पड़ेंगे। और दुनिया में पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और आज हिंदुस्तानी, आप देखिए, हिंदुस्तानी तो पूरी दुनिया को चला रहा है। आज कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, अंदर में जो थिंक टैंक है, उसमें दो इंडियन मिलेंगे।